नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कल निधन हो गया। बहुत बड़ी लंबी पारी खेल करके उनका देहावसान हुआ। पूरा ग्रेट ब्रिटेन शोक की लहर में डूबा हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन क्या, संपूर्ण विकसित देश, विकासशील देश एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से शोक संतप्त है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था, 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के दुनिया की। और उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें महारानी का देहावसान और अब अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक को नष्ट करने और देश के गौरव को, भारत के गौरव से मैच खाते हुए नाम को देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कल उन्होंने कल्याण पथ पर एक वक्तव्य दिया और कल्याण पथ पर चलने की शुरुआत किया। इसे सारे राजनीतिक दल, सियासती लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। कोई इसे प्रधानमंत्री का स्टंट कह रहा है, तो कोई ईमानदारी से सक्रिय भूमिका निभाने की बात कह रहा है, तो कोई देश के ज्वलंत मुद्दों से भटकाने, अटकाने, लटकाने का षड्यंत्र कह रहा है। लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे। हमें आज देखना है कि जिस नीति पर भारत सरकार चल रही है, जिस कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिज्ञा ले रहे हैं, और जिस कर्तव्य पथ पर और जिस भारत जोड़ो अभियान की पदयात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं और उन्होंने शुरुआत कर दी है और उनकी शुरुआती नतीजे बहुत अच्छे सुनने में आ रहे हैं, तो इस कर्तव्य पथ, चाहे वो भारत तोड़ने का हो, चाहे वो भारत जोड़ने का हो, उसकी शुरुआत आज से नहीं, काफी समय पहले से हो चुकी थी। लेकिन जो भारत जोड़ो का कार्यक्रम तो अभी 7 सितंबर से शुरू हुआ है, लेकिन भारत तोड़ो का अभियान तो 2014 से ही चल रहा है। न सिर्फ भारत को तोड़ने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है, और इस देश की न्यायपालिका पर भी उंगली उठाई जा रही है। न्यायपालिका की साख भी संदेहों के घेरे में है और एक तरह से न्यायपालिका पर कब्जा जमाने की भारतीय जनता पार्टी की सियासत पूरी कोशिशें कर रही है। तो आज हमें देखना है कि क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा या फिर इतिहास के पन्नों में कहीं सिमट जाएगा आज के 200 साल या 300 साल या 500 साल बाद, और एक अध्याय के रूप में जुड़ जाएगा कि एक था धर्मनिरपेक्ष भारत। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे भारत के सामने, आज हमारे लोकतंत्र के सामने, आज हमारे सबसे बड़े प्रजातंत्र के सामने जो खतरे मौजूद हुए हैं, जो प्रश्न चिन्ह मौजूद हुए हैं, और जो अधिनायकवादी शक्तियां ग्रहण बन करके, राहु केतु बन करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं या खत्म कर रही हैं, खत्म करती जा रही हैं, तो क्या इससे हमारा देश, हमारी संप्रभुता, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र और हमारे देश के मतदाता बच पाएंगे? हमें तो नहीं लगता है। जिस पथ पर अब उसे कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है, पहले राजपथ नाम था। राजपथ कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं था, राजपथ कोई मुगलों का दिया हुआ नाम नहीं था, राजपथ का कोई गलत मतलब भी नहीं होता है। राजपथ का मतलब होता है राजाओं का पथ, राजाओं का रास्ता। इंडिया गेट से शुरू होकर रासीना रोड पर स्थित
रायसीना पहाड़ी पर स्थित राष्ट्रपति भवन तक जो रोड जाता है उसे राजपथ का नाम दिया गया था और उस राजपथ का नाम कल से बदल करके कल्याण पथ हो गया। और इसके ठीक 6 साल पहले इसी सितंबर के महीने में 2018 में लोक कल्याण पथ का जन्म दिया गया था और उस लोक कल्याण पथ का नाम पहले था रेस कोर्स रोड, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम, या फिर आजादी के बाद जो सरकार रही है उसका दिया हुआ नाम था। और उसी 7 रेस कोर्स रोड पर प्रधानमंत्रियों का निवास हुआ करता था, इंदिरा गांधी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उसी रोड पर हैं। और उस रोड का भी नाम बदल दिया गया और यह कहा गया था कि यह अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, अंग्रेजों के नाम पर है, अंग्रेजी में नाम है, इसलिए इसका नाम बदल करके लोक कल्याण पथ कर दिया जाए। तो 6 साल पहले लोक कल्याण पथ पर चलना शुरू किए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, और अब कल से कर्तव्य पथ पर चलना शुरू किए हैं। लेकिन जिस पथ को उन्होंने चुना है 2014 से, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पथ, धर्मनिरपेक्षता को तार-तार करने का पथ, संविधान को नष्ट करने का पथ, हिंदू राष्ट्र बनाने का पथ और इस देश को एक हिंदू प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने का पथ। तो जिन पथों पर पहले से चल रहे हैं अब उसी पथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया है। नाम बदलने में देर नहीं लगती है और नाम में क्या रखा है इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। नाम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन काम होना चाहिए और उससे भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। नाम बदल देने से समस्याओं का समाधान नहीं होता और नाम बदल देने से आगामी या फिर चल रही समस्याओं का निराकरण नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि वे एक से एक शिगुफे छोड़ते रहते हैं और इसे गुलामी का प्रतीक, मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक की गुलामी का प्रतीक जो भी है सबका नाम बदल देंगे और सबका नाम बदलने के बाद यही इनका राष्ट्रवाद होगा और यही इनका अमृतकाल का बहुत बड़ा देन होगा। आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि वे भारत को दुरुस्त कर रहे हैं, भारत को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं और आज तक भारत सही रास्ते पर कभी चला ही नहीं। और लेकिन जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वो रास्ता प्रधानमंत्री को तो कर्तव्य पथ का लगता है, लेकिन विपक्ष को, धर्मनिरपेक्ष लोगों को, इस देश के बहुसंख्यक जो मोदी सरकार से त्रसित हैं, जो महंगाई से, बेरोजगारी से, महामारी से तड़प रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम हो रहा है, वे लोग इसे कर्तव्य पथ नहीं, इसे भ्रष्ट पथ समझ रहे हैं। तो जिस तरह से नाम बदलने और गुलामी का प्रतीक मिटाने की कवायद हो रही है और प्रधानमंत्री इसका श्रेय लूटना चाहते हैं, उस क्रम में सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के समय जो दिल्ली के डिजाइन करने वाले थे, दिल्ली के निर्माण करने वाले थे, लुटियन उनका नाम था। अभी तक दिल्ली को लुटियन के नाम से जाना जाता था, लुटियन दिल्ली के नाम से, क्योंकि लुटियन ने दिल्ली का खाका तैयार किया था, नक्शा तैयार किया था और निर्माण कार्य संपन्न करवाया था। जितने भी बड़ी इमारतें हैं और जितने भी बड़े भव्य महल हैं और जितने भी प्रतीक हैं, सबका निर्माण लुटियन के बाद और लुटियन के डिजाइन के आधार पर हुआ था। अब नरेंद्र मोदी ने लुटियन को भी खत्म कर दिया और लुटियन का नाम भी इतिहास से मिटाने का काम किया है और लुटियन की जगह मोदी में दिल्ली बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लाया और उस प्रोजेक्ट के बहुत सारे नतीजे सामने भी आ गए। कल प्रधानमंत्री ने भाषण में जिस तरह से लुटियन की दिल्ली को मोदी में दिल्ली बनाने, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सराहना की
और अपनी पीठ थपथपाई, अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और कांग्रेस की आलोचना की, अंग्रेजों की आलोचना की। यहां तक कि भारत की आजादी में जिन बड़े महापुरुषों का योगदान रहा है, जिनका बलिदान रहा है, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है, उन्हें भी भुला दिया गया है। उनमें से सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को जिंदा रखा गया है, बाकी सबको दफनाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो नेहरू रहे हों, चाहे वो गांधी रहे हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों। ऐसे बहुत से हजारों हस्ताक्षर ऐसे हैं जिनका नाम लिया जा सकता है भारत की आजादी में और भारत की आजादी के बाद राष्ट्र के निर्माण में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में सिर्फ दो क्या तीन कह सकते हैं। वीर सावरकर भी तो उनके आदर्श पुरुष हैं। वीर सावरकर को कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत रत्न देने की बात कही थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ने दुत्कार दिया था और उसके बाद से बीच बीच में सुनने में आता है कि सावरकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। अब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पचड़े में, इस मामले में हम नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर बताना चाहते हैं कि जिस तरह से वीर सावरकर का महिमा मंडन किया जा रहा है और उनके द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्हें भारत पाकिस्तान के बंटवारे से वंचित किया जा रहा है, अलग रखा जा रहा है, यह एक षड्यंत्र है, यह एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। सच पूछिए तो गांधी जी नहीं बल्कि वीर सावरकर ही जिम्मेदार हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए। कैसे जिम्मेदार हैं? उन्होंने अपना एक द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत को दो खंडों में होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र के रूप में, और जो पाकिस्तानी हैं, जो मुस्लिम परस्त हैं, जो मुस्लिम हैं, उनका अलग से होना चाहिए। जब इस तरह से की विचारधारा पहले व्यक्त की गई थी, मान लीजिए उसी को महात्मा गांधी ने मूर्त रूप दिया, व्यवहारिक रूप दिया, तो फिर इन्हें महात्मा गांधी को गोली मारने की या गोडसे को खड़ा करके, वीर सावरकर को खड़ा करके गोली मारने की जरूरत क्या थी? आपको मालूम होना चाहिए कि गोडसे तो मुख्य हत्यारा था, लेकिन सह हत्यारा वीर सावरकर भी था। बाल बाल बच गया सबूतों के अभाव में, नहीं उसकी भी फांसी होती जिस तरह से गोडसे की फांसी हुई थी। तो इस तरह से एक जो हत्यारा है और एक जो वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, एक जो अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों का चाटुकार, अंग्रेजों का जासूस, अंग्रेजों से माफी मांगने वाला है, उसके साथ ये पार्टी खड़ी है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे और जिस तरह से उन्होंने गरम दल का रास्ता चुना था, गरम दल बनाया था, सिर्फ सविनय अवज्ञा और आंदोलन और असहयोग आंदोलन से हमें आजादी नहीं मिली है, बल्कि उसके लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने बलिदान भी दिया है। और एक नरम दल और एक गरम दल, तो गरम दल की अगुवाई किया था सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे लोगों ने, सुखदेव राजगुरु जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने, जिन्होंने कि अंग्रेजों का विरोध करते हुए गोली खा ली, फांसी पर लटक गए और वे शहीद हो गए इस देश की आजादी के लिए। क्या उन्होंने आजादी इसीलिए दिलाई थी कि हमारे लोकतंत्र की एक दिन हत्या कर दी जाएगी, हमारे संविधान की हत्या कर दी जाएगी और इस देश की बहुल संस्कृति, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, हर कोई है, सभी मुख्य जातियां हैं और सभी मुख्य धर्म हैं भारत में, और एक ऐसा गुलदस्ता बना हुआ है जो सदियों से चला आ रहा है और हमारी एक साझा संस्कृति बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है शुरू से। अगर ईद और रमजान पर हिंदू लोग मुसलमानों के त्योहार में शामिल होते हैं, तो उसी तरह से दिवाली और होली पर मुस्लिम लोग भी शामिल होते रहे हैं और अभी भी शामिल होते हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया जाता। जो सकारात्मक खबरें होती हैं उनका प्रचार तो गोदी मीडिया या कोई भी मीडिया करता ही नहीं है। जो नकारात्मक खबरें होती हैं उन्हीं को उठाया जाता है, उन्हीं को मुद्दा बनाया जाता है, उन्हीं को पेश किया जाता है। तो इस तरह से हमारे देश में जो दो अभियान इस समय चल रहे हैं, एक है भारत तोड़ो अभियान, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी अंजाम दे रही है,
मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात करती है, करवाती है, अपने हिंदू संगठनों से, साधु संतों से जिस तरह से आग उगलवाती है उसे हर कोई देख रहा है। और जिस तरह से मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म को खत्म करने के लिए भारत से साजिश रची जा रही है, उन्हें CAA NRC के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी नागरिकता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जैसी गतिविधियां 2014 के बाद से हुई हैं और जिस तरह से ये गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, उससे दो फाड़ हो गया है। मुस्लिम समुदाय अलग थलग पड़ गया है और हिंदू समुदाय अलग थलग पड़ गया है। सिर्फ कुछ प्रतिशत कट्टरपंथी हिंदू ही मोदी सरकार और मोदी के साथ हैं और हिंदुओं का अधिकांश हिस्सा, एक बड़ा तबका जो कि बहुजन समाज के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि OBC हैं, SC हैं, ST हैं, आदिवासी हैं, जनजातियां हैं, मूल निवासी हैं, ये भी सब हिंदू माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में। लेकिन ये अपने को कोई हिंदू नहीं मानते हैं। और जब से अंबेडकरवाद का बोलबाला हो गया है, तब से दलित, पिछड़े, आदिवासी कोई भी अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। खास करके पढ़ा लिखा तबका जो आगे बढ़ चुका है या आगे बढ़ रहा है, जो प्रगतिवादी सोच का है। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करना चाहती है, संविधान को नष्ट करने का मतलब, धर्म संसद जब हरिद्वार में आयोजित किया गया था तो बजाबता वहां पर एक अश्विनी उपाध्याय नाम का शख्स जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने भगवा संविधान पेश किया था। और इस तरह से आपको पता ही होगा कि जंतर मंतर पर कितनी बार संविधान को जलाया गया है और उन संविधान को जलाने वालों को अभी तक दंडित नहीं किया जा सका है। सुनने में आया है कि अब कुछ को दंड मिला है, अब किस स्तर का दंड मिला है और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला चला है या फिर छोटे मोटे धाराओं में उन्हें लेकर के और बाद में रिहा कर देने की साजिश रची गई है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले, संविधान को जलाने वाले, संविधान को डस्टबिन में डालने की मानसिकता रखने वाले ब्राह्मणवादी शक्तियों का अच्छी तरह से खुलासा हो गया है कि वे हमारे संविधान से कितना नफरत करते हैं। RSS कभी भी तिरंगा से प्यार नहीं किया, कभी भी संविधान से प्यार नहीं किया, कभी भी धर्मनिरपेक्षता से प्यार नहीं किया, कभी भी समाजवाद से प्यार नहीं किया और अपने को राष्ट्रवादी कहता है, अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक मानता है, अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा मानता है और दुनिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक मानता है। वही RSS जिसके कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को तोड़ने वाली तमाम योजनाएं लेकर के आए और उसे अंजाम दे रहे हैं। वो चाहे CAA का रास्ता हो, जो चाहे NRC का रास्ता हो, वो चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता हो, वो चाहे मुसलमानों को इस देश से खदेड़ने का रास्ता रहा हो, सबको अंजाम दिया जा रहा है। और जो भारत की हमारी समृद्ध संस्कृति रही है, साझा संस्कृति रही है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते थे और आपसी प्यार था, सौहार्द था, भाईचारा था, उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही। हम ये नहीं कहते हैं कि जगहों का नाम नहीं बदलना चाहिए, रेसकोर्स रोड का नाम नहीं बदलना चाहिए, राजपथ का नाम नहीं बदलना चाहिए, लेकिन राजपथ को हम गुलामी का प्रतीक नहीं मानते हैं। राजपथ राजाओं का पथ है और राजा आजकल वही होता है जो सत्ता में होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितने हैं, ये सब राजाओं की श्रेणी में आते हैं। और अगर इनका रास्ता इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाता है तो ये गुलामी का प्रतीक कैसे हुआ। लेकिन बदलने की धुन में, नाम बदलने की धुन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर जाएंगे, उनके अंदर एक सनक सवार होती है और बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से मशविरा किए बहुत सी ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं, करते जा रहे हैं और कर रहे हैं, जिसका कि बाद में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। न उन्हें ही भुगतना पड़ता है बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो जिस तरह से अंग्रेजों के प्रतीक को मिटाया जा रहा है, उसमें लाल किला भी तो शामिल है जो कि मुगलों का प्रतीक है और उस पर भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री लालायित रहते हैं 2014 से। और
पहले 45 मिनट 50 मिनट तक भाषण होता था, अब तो 1.5 2 घंटे तक भाषण होता है। और लाल किला एक प्रतीक है राष्ट्र का। क्या उस लाल किला को भी ध्वस्त करके उसकी जगह हिंदू किला बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र वाला किला बनाएंगे? वैसे लाल किला को बेचा ही जा चुका है, निजी क्षेत्र में जा ही चुका है, आपको जानकारी होगी ही। अगर नहीं जानकारी है तो जान लीजिए कि लाल किला बिक चुका है, राष्ट्र का प्रतीक बिक चुका है और वो कारपोरेट के हाथों में है और कारपोरेट उसे जिस रूप में चाहे उस रूप में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब आज़ादी के बाद से राष्ट्र को संबोधित करने, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्र को संबोधित करने की बात आती है तो इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, चाहे भले ही बिक चुका। तो कर्तव्य पथ, राजपथ की जगह कर्तव्य पथ, रेस कोर्स की जगह लोक कल्याण मार्ग, तो इसी तरह से लोग लाल किला को भी ध्वस्त करके, क्योंकि गुलामी का प्रतीक है, वहां पर भी विकास पथ या प्रधानमंत्री विकास पथ बनना चाहिए। और भी तमाम नाम बदलने हैं, चाहे वो अकबर रोड हो, चाहे वो शाहजहां रोड है, चाहे वो तुगलक रोड हो, चाहे वो मुस्लिम नाम से संबंधित, मुस्लिम सुल्तानों से संबंधित कोई अन्य रोड हो। उनके नाम कुछ के बदले जा चुके हैं, कुछ के बदलना बाकी है और कुछ समय बाद सबके नाम बदल दिए जाएंगे और मुगलों का, अंग्रेजों का नाम लेवा कोई नहीं होगा। दिल्ली में मोदी में, दिल्ली में लुटियन की दिल्ली तो अब इतिहास की बात हो गई है और मोदी में दिल्ली पूरे देश में दिखाई दे रही है, पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है कि अपने नाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना आत्ममुग्ध होते हैं अपने ऊपर और कितना अपना नाम अमर करना चाहते हैं। लुटियन से आगे बढ़कर के दिल्ली का निर्माण के लिए अपना श्रेय लेना चाहते हैं और इसमें पैसा लगता है, निर्माण कार्य में लाखों करोड़ों अरबों जो कुछ भी लगता है वो जनता की गाढ़ी कमाई का होता है, टैक्स का पैसा होता है, प्रधानमंत्री के जेब से पैसा नहीं जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों से भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की जुगत कर रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अंदर खाने में तैयारी कर रहे हैं और कभी भी 2025 के पहले हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, इसकी सूचना मिलने लगी है, इसकी आहट मिलने लगी है। तो इस तरह से अगर 2024 में प्रधानमंत्री फिर से बनाया जाता है नरेंद्र मोदी को, तो समझ लीजिए कि 2025 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी और उसी साल आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे और हमारे लोकतंत्र के भी उम्र शायद पूरी हो जाएगी, क्योंकि जब लोग हिंदू राष्ट्र बनेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो ये इतिहास के पन्ने में सिमट जाएगा और कभी लोग पढ़ा करेंगे कि एक था धर्मनिरपेक्ष भारत और लोकतंत्र की नींव बहुत गहरी है, इसे कोई मिटा नहीं सकता।